बीती कक्षा में हमने परिवार के बारे में जाना था। हमने कुछ परिभाषाओं को भी जानने और समझने की चेष्टा की थी परिवार के संदर्भ में। तत्पश्चात हमने परिवार के तत्वों के बारे में चर्चा की थी। आशा करती हूँ जो कुछ हमने पढ़ा, समझा, आपने सुना, वो आपको समझ में आ गया होगा। ये आशा इसलिए भी है क्योंकि कक्षा बीत जाने के बाद और वीडियो अपलोड कर लेने के बाद आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करने के बावजूद भी किसी भी विद्यार्थी का कोई प्रश्न नहीं आया है, तो मैं मान के चलती हूँ कि जो कुछ आपको पढ़ाया गया वो आपको समझ में आ गया होगा। जैसा कि पिछली कक्षा में मैंने आपसे कहा था, हम परिवार की संरचना के बारे में जानेंगे। आपको याद होगा मैंने मोरडॉक के बारे में, मोरडॉक जो कि सामाजिक वैज्ञानिक हैं, उनके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा की थी, जिन्होंने परिवार के संबंध में एक विस्तार से एक बहुत गहन शोध किया है। मोरडॉक ने 250 समाजों का जो विशाल निर्देशन है, आपको याद होगा तब मैंने आपको निर्देशन क्या होता है, निर्देश क्या होता है, इकाई क्या होता है, ये भी बताया था। तो 250 समाजों का जो विशाल निर्देशन है उसके बारे में उन्होंने बहुत गहन अध्ययन करने का कुछ निष्कर्ष निकाले थे। उन्होंने कहा था कि केंद्रीय परिवार सभी समाजों में परिवार की सामान्य संरचना है। केंद्रीय परिवार दैट मीन्स पति, पत्नी और बच्चे। इस परिवार की संरचना का प्रमुख आधार एक स्त्री होती है, एक पुरुष होता है और उनके बीच के संबंध होते हैं जो विवाह द्वारा पति पत्नी के संबंधों में बदल जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि परिवार की संरचना का एक दूसरा प्रमुख आधार क्या है, बच्चे हैं। पहला जो स्ट्रक्चर है, फैमिली स्ट्रक्चर है, उसका मेन जो एलिमेंट है, कंटेंट है, वो आधार है, जो बेस है, वो क्या है, एक औरत और एक आदमी, एक स्त्री और एक पुरुष। इसके बाद जब हम बात करते हैं तो परिवार की संरचना का दूसरा प्रमुख आधार क्या है, बच्चे। और संरचना का एक तीसरा आधार क्या है, सामान्य निवास स्थान या घर। अब याद रखेंगे कि परिवार की संरचना के 3 आधार जिनके बारे में हम बात करते हैं। पहला आधार है पति पत्नी, दूसरा बच्चे और तीसरा एक पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पर पूरा परिवार रहता है। तो इस भांति हम ये कह सकते हैं कि पति पत्नी, बच्चे और सामान्य निवास परिवार की संरचना को बनाते हैं। इन तीनों तत्वों से मिलकर साधारणतः केंद्रीय परिवार की संरचना होती है। और ये बात भी उल्लेखनीय है कि परिवार की संरचना का संबंध आर्थिक व्यवस्था से भी है। किससे है, आर्थिक व्यवस्था से भी है। और आज की नगरीय और औद्योगिक व्यवस्था तथा इससे संबंधित व्यवसाय पद्धति ने एकाकी तथा व्यक्तिगत परिवार की संरचना को प्रोत्साहित किया है। याद होगा आपको पिछली कक्षा में मैंने इस बारे में बात की थी कि किस प्रकार से परिवार की जो स्वरूप है उसमें परिवर्तन आया। किस प्रकार से पहले गांव में पति पत्नी, बच्चे, उन माता पिता, बहनें, पति का छोटा भाई, उसकी पत्नी, उनके बच्चे सब साथ रहते थे। परंतु आवश्यकताओं के कारण, क्योंकि कृषि भूमि जब कम होने लगी और नगरीय और औद्योगिक व्यवस्था के कारण जी परिवार की संरचना उसमें परिवर्तन आया और जो न्यूक्लियर फैमिली है उसका कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। तो जनजातीय, कृषक और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जहाँ परिवार आज भी उत्पादन की इकाई है, वहाँ पर अधिकतर सम्मिलित परिवार, विस्तृत परिवार और संयुक्त परिवार ही पाए जाते हैं। तो इन परिवारों में पति पत्नी तथा उनके बच्चों के अतिरिक्त पति के माता पिता, पति के भाई तथा उनकी पत्नियाँ तथा बच्चे भी साथ रहते हैं। और भारत की संयुक्त परिवार की प्रणाली इस तरह के परिवारों का सर्वोत्तम उदाहरण है। ठीक है, अब हम बात करते हैं परिवार की संरचना मात्र। कि परिवार की संरचना मात्र इसके समूहगत स्वरूप जिसमें पति पत्नी, बच्चे और उनके संबंधी साथ रहते हैं, इससे नहीं समझा जा सकता। परिवार एक संस्था के रूप में भी विचारणीय बिंदु रखती है कि परिवार में भावनात्मक संबंध होते हैं, सामाजिक मूल्य और रीति रिवाज तथा परंपराओं से मिलकर ही परिवार बनता है।
और ये तत्व परिवार को स्थायित्व और निरंतरता प्रदान करते हैं। तो इस दृष्टि से पारिवारिक संरचना का एक प्रमुख तत्व पारिवारिक, आर्थिक एवं जीवन यापन के साधन भी हैं। ठीक है, तो हमने मूलभूत किन चीज़ों को जाना? हमने ये जाना कि जो परिवार है वहाँ पर जो संरचना, परिवार की संरचना है, स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली है, उसके जो केंद्र बिंदु हैं, जो आधार बिंदु हैं, पहला क्या है? पति पत्नी यानी स्त्री और पुरुष। दूसरा, परिवार में बच्चे। तीसरा, परिवार का सामान्य निवास स्थान। इसके बाद भी सामाजिक वैज्ञानिकों का मानना है कि इनके अलावा भी, क्योंकि परिवार एक संस्था है, तो इस रूप में हमें भावनात्मक संबंधों, सामाजिक मूल्यों और रीति रिवाजों तथा परंपराओं को हम नकार नहीं सकते, क्योंकि ये परिवार के जो एक बॉन्डिंग है, परिवार को बांधने वाला जो तत्व है, वो एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण रखता है सामाजिक वैज्ञानिकों के लिए। तो इसको भी हमें अपनी चर्चा में शामिल करना ही होगा, ऐसा सामाजिक वैज्ञानिकों का मानना है। तो हमने अभी एक आधार बिंदु को समझा परिवार का। अब हम जानेंगे केंद्रीय परिवार की संरचना के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियर फैमिली क्या होता है? जिस प्रकार विवाह सभी जगह पाया जाता है, वैसे ही जो न्यूक्लियर फैमिली है वो भी सभी जगह पाई जाती है। कई बार केंद्रीय परिवार अन्य विस्तारित और जटिल परिवारों की संरचना भी करता है। तो केंद्रीय परिवार की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? जो निकट के जो संबंध हैं उनमें निषेध होता है। प्रत्येक विवाहित व्यक्ति कम से कम 2 केंद्रीय परिवारों का सदस्य होता है। कैसे? जिसमें एक तो वो जिसमें वो जन्मा है, ठीक है, और दूसरा वो जो उसके जन्म का परिवार है यानी प्रशिक्षण का परिवार है, वो पहला परिवार हुआ जिसमें वो शिक्षा दीक्षा प्राप्त करता है। और व्यक्ति का दूसरा परिवार वो है जिसे वो विवाह के बाद प्रारंभ करता है, वह उसका स्वयं का परिवार है, जिसे प्रजनन का परिवार भी कहते हैं। ठीक है, तो जब हम केंद्रीय परिवार की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि केंद्रीय परिवार की जो सबसे बड़ी विशेषता है उसमें क्या है कि पहला व्यक्ति, जो केंद्रीय परिवार का जो व्यक्ति है वो 2 प्रकार के परिवारों का, कम से कम 2 परिवार के जो प्रकार हैं परिवार के, उनका सदस्य होता है। पहला जो जन्म का परिवार है, दूसरा प्रजनन का परिवार। तो दोनों परिवार था, जन्म का परिवार और प्रजनन का परिवार, संरचना की दृष्टि से समान होते हैं, फिर भी इनमें अंतर इस दृष्टि से कि एक व्यक्ति इनमें से एक परिवार में पुत्र अथवा पुत्री का पद प्राप्त करता है, दूसरे में पति या पत्नी का। अब हमने जैसे याद होगा आपको कि जब परिवार की संरचना की बात की तो हमने दूसरी बात की थी निवास की, कि परिवार की संरचना का दूसरा आधार निवास है। तो ये देखा जाता है कि पति पत्नी कहाँ निवास करते हैं। ऐसे परिवार होते हैं जिसमें पति पत्नी के यहाँ रहती है या पति आकर पत्नी के घर रहता है, पर है केंद्रीय परिवार ही। तो जहाँ पति के घर आकर पत्नी रहती है उसे पितृस्थायी परिवार कहते हैं, और जहाँ पति जाकर रहता है अपनी पत्नी के घर उसे मातृस्थायी परिवार कहते हैं। होता तो वही केंद्रीय परिवार है, होता वही न्यूक्लियर फैमिली है, लेकिन निवास स्थान, अब आप समझे कि जब परिवार की संरचना में हमने निवास स्थान की चर्चा की, वो क्यों महत्वपूर्ण है? वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि कहाँ जाके व्यक्ति रह रहा है। अगर पत्नी जाके रह रही है पति के पास तो वो क्या होगा? अभी अभी मैंने बताया था ना, अगर पत्नी अपने पति के पास जाकर रह रही है तो वो तो होगा पितृस्थायी परिवार, और अगर पति जाके रह रहा है तो वो होगा मातृस्थायी परिवार। तो स्ट्रक्चर के आधार पर हमने अभी समझा किसको?
केंद्रीय परिवार की संरचना को। अब हम समझते हैं विस्तारित परिवार की संरचना को। क्या है विस्तारित परिवार? तो इस प्रकार जो परिवार है उनकी संरचना थोड़ी सी जटिल होती है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है। इनमें जन्म के परिवार और जनन के परिवार के सदस्य सम्मिलित होते हैं। अमूमन ये देखने में आता है कि अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में विस्तारित या जो जॉइंट फैमिलीज़ हैं, एक्सटेंडेड फैमिलीज़ हैं, वो नहीं पाई जाती। लेकिन चीन जैसे देश में विस्तारित परिवार पाए जाते हैं, भारत में भी हैं। विस्तारित परिवारों में उम्र की दृष्टि से सबसे बड़ा पुरुष ही मुखिया होता है और उसका जो ज्येष्ठ पुत्र है, जो सबसे बड़ा बेटा है, वही उत्तराधिकारी भी बनता है। तो सबसे बड़े भाई को विस्तारित परिवार में विशेष आदर दिया जाता है। विस्तारित परिवार वस्तुतः संयुक्त परिवार ही है, लेकिन भारत में संयुक्त परिवारों को विशेष दर्जा है, अतः इसे हम पृथक संरचना के रूप में चलिए देखते हैं। भारत में जो परिवार है वो संयुक्त परिवार के रूप में देखे जाते हैं। क्या है संयुक्त परिवार? आप सब जानते हैं। अब गड़बड़ कहाँ होती है, हम सब जानते हैं, और हम जो जानते हैं ना, उसी को एक आम भाषा में लिखकर अपने एग्ज़ाम में आ जाते हैं, और फिर हमें लगता है ओहो हमारे इतने कम नंबर क्यों आए। क्योंकि जो एक परीक्षक अपेक्षा करता है वो अपेक्षा करेगा आपसे कि आपकी भाषा कैसी हो। कौन सी भाषा? आपके जो एग्ज़ाम में आप लिख रहे हैं वो भाषा, वो कैसी हो, जो एक समाजशास्त्र के विद्यार्थियों से अपेक्षित है। ठीक है, अगर आप उस भाषा को लिखेंगे तो यकीनन आपके अधिक नंबर आएंगे। तो यहाँ पर हम उसी भाषा को जानने समझने की कोशिश करते हैं कि ये बात तो आप जानते हैं कि भारत में संयुक्त परिवार बहुतायता पाए जाते हैं, और आईपी देसाई का कहना है कि हमारे यहाँ परिवार का अर्थ ही संयुक्त परिवार है। ठीक है, वहाँ तो उपनिवेश काल में जब हम बात करते हैं कि जब अंग्रेजों ने परिवार के आगे संयुक्त लगा दिया था, पर अदरवाइज तो हम परिवार का मतलब ही मान के चलते थे, संयुक्त शब्द का तो हम प्रयोग ही नहीं करते थे। यह हम मान के ही चलते थे कि परिवार है इसका मतलब संयुक्त है। ये तो अंग्रेज़ों के आने के बाद जॉइंट फैमिलीज़ एंड न्यूक्लियर फैमिलीज़ का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। अब संयुक्त परिवार क्या है ये तो आप जानते हैं, फिर भी आपकी सहजता के लिए मैं बताना चाहूँगी कि जब परिवार में माता पिता के अतिरिक्त दादा दादी भी होते हैं, और दादा दादी परिवार के दादा दादी के साथ परिवार के अविवाहित सदस्य, इसी भांति जनन के परिवार में भाई बहन मिलकर संयुक्त परिवार बनाते हैं। संयुक्त परिवार की जब बात होती है तो अगर हम भारतीय समाजशास्त्रियों की बात करें तो हम इरावती कर्वे का नाम नहीं भूल सकते। इरावती कर्वे ने संयुक्त परिवार के लक्षण बताए थे। लक्षण मतलब कि ये अगर विशेषताएं हैं किसी परिवार में तो संयुक्त परिवार है। तो इरावती कर्वे ने जो बताया उनके अनुसार एक से अधिक सदस्यों का परिवार में होना, दूसरा एक ही छत के नीचे निवास करना, तीसरा सामान्य अर्थव्यवस्था, चौथा एक ही देवी यानी कुल देवता की पूजा करना, और पांचवा 2 से अधिक पीढ़ियों का साथ रहना। ठीक है, एक से अधिक सदस्य, एक ही छत के नीचे निवास करना, सामान्य अर्थव्यवस्था, एक ही देवी यानी कुल देवता की पूजा, और 2 से अधिक पीढ़ियाँ। अब कापड़िया भी परिवार की इन्हीं विशेषताओं पर जोर देते हैं, और वो कहते हैं कि एक परिवार को एक सूत्र में बांधे रखने का काम सामूहिक संपत्ति करती है। मेरी बात सच भी है, क्योंकि ये देखने में आया कि संयुक्त परिवार में जो प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति है, किसके नाम होती है? मुखिया के नाम, पर उसमें रहने का अधिकार सबका होता है। और परिवार का कोई सदस्य अलग हो जाएगा तो ऐसा नहीं है कि उससे वो
ये पारंपरिक रूप से देखने में आता है। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं आईपी देसाई। आईपी देसाई ने महुआ के क्षेत्रीय कार्य के आधार पर संयुक्त परिवार की विशेषता की जब बात की तो उन्होंने सामूहिक जो संपत्ति की बात है उसके कॉन्सेप्ट को नाकार दिया, मना कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है। वे कहते हैं कि संयुक्त परिवार की संरचना का आधार सामाजिक संबंध है, सामूहिक संपत्ति नहीं है, सामाजिक संबंध है। ऐसे लोग जो रक्त संबंधी हैं यानी पीढ़ी में आते हैं, एक छत के नीचे नहीं रहते, एक ही चूल्हे में नहीं खाते, तो भी वो संयुक्त परिवार के सदस्य हैं। जो बात मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे कह रही थी ना कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्या भारत में संयुक्त परिवार खत्म हो गए, तो सिर्फ इस आधार पर कि परिवार में 4 बेटे हैं और चारों बेटे अलग अलग जाके बस गए हैं, हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि भावनात्मक तौर पर वो अपने परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। तो अलग अलग समाजशास्त्रियों के अलग अलग विचार हैं, लेकिन आईपी देसाई इस संबंध में कहते हैं कि संयुक्त परिवार की संरचना का आधार सामाजिक संबंध है। अगर उनके बीच में संबंध हैं, अगर एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं और त्योहारों पर मिलते हैं, तो आवश्यक नहीं है कि वो एक छत के नीचे रहें और एक ही चूल्हे का बना हुआ खाना खाएं। अगर वो किन्हीं कारणों से परिवार से दूर हैं परंतु उनमें भावनात्मक लगाव है, तो वो परिवार भी संयुक्त परिवार कहलाएंगे। आप समझ गए होंगे मैं बात क्या कहने की चेष्टा कर रही हूँ। उसके बाद हम बात करते हैं एम.एन. श्रीनिवासन की। एम.एन. श्रीनिवासन ने संयुक्त परिवार की संरचना को अपनी पुस्तक रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कोर्ट्स ऑफ साउथ इंडिया, मैं फिर रिपीट करती हूँ, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कोर्ट्स ऑफ साउथ इंडिया। तो ये क्या है? ये इन्होंने जो किताब लिखी इसमें कुर्ग जो समाज है उसके बारे में चर्चा की और उन्होंने बताया कि कुर्ग समाजों में संयुक्त परिवार को ओका कहते हैं, OKKA, ओका कहते हैं। और ओका के सदस्य जन्म से होते हैं। ये सदस्य यानी पुत्र संबंधी होते हैं। पूर्वजों की संपत्ति पे ओका के पुत्रों का अधिकार होता है। तो जिस तरह संयुक्त परिवार को श्रीनिवास ने जो कुर्ग, पुस्तक का नाम याद है ना आपको, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया, तो कुर्ग लोगों में जो पाया गया है वो आज तीव्रता में बदल गया। वास्तविकता यह है कि सामाजिक परिवर्तन के दौर में संयुक्त परिवार की संरचना बदल रही है। ठीक है, तो हमने आज जाना कि संयुक्त परिवार की संरचना कैसी है, पर हम बार बार इस बात को दोहराते हैं कि इसका तात्पर्य कदापि ये नहीं है कि संयुक्त परिवार टूट रहे हैं। उनकी संरचना में अवश्य बदलाव हो रहा है। बदलाव का मतलब कभी भी टूटना नहीं होता, बिखरना नहीं होता। ठीक है, तो उसके अलावा हमने जाना केंद्रीय परिवार की। देखिए, परिवार की जब हम बात करते हैं तो मुख्यतः 2 ही तरह के परिवारों की हम बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियर फैमिली की हमने बात की और स्ट्रक्चर ऑफ एक्सटेंडेड फैमिली की हमने बात की। विस्तारित परिवार की संरचना और केंद्रीय परिवार की संरचना की हमने बात की। ठीक है, और जब हम बात करते हैं संयुक्त परिवार की संरचना का, हमारा मूलभूत उद्देश्य क्या रहा है कि भारत में विस्तारित परिवार कहने की परंपरा नहीं रही है। भारत में इसे संयुक्त परिवार कहा जाता है। ठीक है, अब हम कल की कक्षा में परिवार की संरचना और उसकी विशेषताओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। हम ये जानेंगे कि क्या होती हैं परिवार की विशेषताएं, उसमें विवाह प्रणाली के बारे में, सदस्यता के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद हम अगली कक्षा में परिवार के प्रकारों को भी जानेंगे। क्या हैं परिवार के फंक्शंस, इसके बारे में हम बात करेंगे। आशा करती हूँ कि परिवार के बारे में जितना आपने पढ़ा, जाना, समझा वो आपको समझ में आ गया होगा। और
थोड़ी देर में आपका ये वीडियो अगर आप सुनना चाहेंगे तो ये अपलोड कर दिया जाएगा। लेकिन मैं पुनः आपसे एक ही बात दोहराती हूँ कि अगर आप चाहें कि ठीक एग्ज़ाम से पहले आप सारी पढ़ाई करके बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर लें तो वो बहुत मुश्किल है। अगर आप रोज़ 15-20 मिनट के, जो भी आपके 20-25 मिनट जितनी भी देर के आपके वीडियोज़ होते हैं, अगर आप उन्हें ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी अच्छे नंबर प्राप्त करने में। समझाना निरंतर, मैं आपको ये बात समझा रही हूँ, समझाना मेरा कर्तव्य है, समझना आप के ऊपर निर्भर करता है कि आप इस बात को कितना समझ पाते हैं। पर बच्चों विश्वास कीजिए, जीवन के अंत तक अगर कुछ साथ चलता है तो वो आपकी विद्या। हम अगली कक्षा में परिवार के बारे में और भी बहुत कुछ जानने की चेष्टा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।